नमस्ते साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 रसायन विज्ञान कक्षा 12 का हाफ ईयरली का पेपर आपके सामने फिर हाजिर है। ये पेपर राजस्थान के RJ 11 अर्थात धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट वाले अपने इस पेपर से अपना मिलान करेंगे, उसके कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले इसकी सहायता से ये पता कर पाएंगे कि हाफ ईयरली में उनका पेपर कैसा आएगा और इस पेपर का पैटर्न कैसा, और इससे आपको नए नए क्वेश्चन कौन से सीखने को मिले हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है, यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी साथी हैं उनको विशेषकर इसको सेंड कर दें, जिससे वो भी फ़ायदा उठा सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से धात्विक ठोस है। तो देखो, धात्विक ठोस का मतलब इनमें से धातु कौन सी है, तो सीधा आंसर है। इन तीनों को ऑप्शन को देखोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द पीतल। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ी स्पीड रखेंगे अपनी। एन मोल विले, स्मॉल एन विले और कैपिटल एम मोल विलायक में घुला हो तो विलायक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। बेटा, मोल अंश ज्ञात करने का तरीका ये होता है कि जिस अवयव का मोल भिन्न ज्ञात करने उसके मोल तो ऊपर, अर्थात विलायक के मोल तो कहाँ रखे जाएंगे, ऊपर, और नीचे आएंगे विलियन के मोल। तो विलियन का मोल का मतलब होता है विलेय प्लस विलायक के मोल, तो ये तो चले जाएंगे नीचे, और जिसकी मोल मतलब विलायक की मोल भिन्न ज्ञात करनी तो उसके मोल ऊपर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा बै। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो एक्टिव विखंडन अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो रेडियो एक्टिव विखंडन अभिक्रिया की कोटि होती है प्रथम कोटि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बै। इसके बाद लोहे का शुद्धतम रूप है। तो कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात। तो ध्यान रखना, लोहे का शुद्धतम रूप हम पिटवा लोहे को मानते हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन इसमें रेगिस्तान के हैं। तो धौलपुर वाले सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी स्टूडेंट अपने पेपरों का मिलान कर सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 से 8 तक रेगिस्तान है। अनियमित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी हुई ऋणायनिक रिक्तिकाओं को हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं एफ केंद्र। क्या कहेंगे, एफ केंद्र कहते हैं, जिसके कारण ठोस है वो रंगीन दिखाई देता है। BCC जालक एक कोष्टिका में, तो जब BCC जालक एक की जो संकुलन क्षमता होती है वो 68% होती है, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, ये पूछा कितना प्रतिशत स्थान रिक्त होता है। तो 100 में से 68 जाएंगे तो कितना, 32% स्थान है वो रिक्त रहता है। इसके बाद K3Al C2O4 होल्ट्राइस है। तो अब देखो, इसमें एल्यूमिनियम की उप सहसंयोजन संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 3। लेकिन विशेष बात है कि ये लिगेंड कैसा है, द्विदंतुक लिगेंड है। तो द्विदंतुक लिगेंड का मतलब एक लिगेंड 2 बंध बनाएगा तो 3 कितने बनेगा, तो 2 को 3 से गुना किया 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। इसके बाद सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हम झाग पलवन विधि, कौन सी, झाग पलवन विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को शेयर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। ये समझ में आएगा, धौलपुर शहर का ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट मेरे सबसे करीब या बोल दिल के पास का डिस्ट्रिक्ट, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट से भी अच्छा धौलपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है। अब हम आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे की वीडियो में बताता रहूँगा क्यों। क्वेश्चन नंबर 9, 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में सत्य और असत्य की पहचान करनी। क्वेश्चन 9 क्या पूछा गया कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिश्रण आदर्श विलयन है। तो बड़ा सीधी बात है कि दोनों बिल्कुल सेम से हैं, तो दोनों को मिलाने पर आदर्श विलयन बनेगा। तो ये बात आपकी क्या होगी, सत्य। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10,
अभिक्रिया CH3COO C2H5 H2O H प्लस आयन के H प्लस आयन में अम्लीय माध्यम में CH3COOH C2H5OH का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। तो आप सब जानते हो कि इस जहाँ जल होता है वो आदित्य के रूप में कार्य करता है, तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो केवल एक बच्चा। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की। तो इसका ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये बात गलत है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? असत्य। प्रथम संक्रमण श्रेणी में Cr अर्थात क्रोमियम सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता। आप जानते हो क्रोमियम नहीं, सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? मैग्नीज करता। तो ये बात भी क्या होगी आपकी? असत्य। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। तो फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि जल शोधन परासन की किस परिघटना पर आधारित है? देखो सीधी बात है कि आपके घरों में पानी को शुद्ध करने के लिए क्या लगाया जाता है? RO लगाया जाता है। तो RO का हिंदी में अगर बोलना चाहे तो इसको हम शुद्ध रूप से बोलेंगे प्रतिलोम प्राशन। तो जल शोधन प्राशन की कौन सी घटना प्रतिलोम प्रासरण पर आधारित है? जल शोधन प्राशन की कौन सी घटना पर? प्रतिलोम प्रासरण पर आधारित है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो उससे पहले एक आंसर, क्योंकि ये MK बूस्टर यूट्यूब चैनल और आपके बूस्टर सर है वो धौलपुर ना होते तो कभी ना तो ये यूट्यूब चैनल बन पाता और ना कभी हम इतना ये डेवलप हो पाता। अब क्वेश्चन नंबर आगे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया तो DDT का पूरा नाम लिखिए। तो आप सभी जानते हो कि DDT के पूरे नाम की अगर हम बात करना चाहें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इस प्रकार क्वेश्चन आ भी जाते हैं। PP डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। PP डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है। तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और धौलपुर वाले जो स्टूडेंट हैं वो अपने सभी साथियों को ये पेपर ज़रूर सेंड करें, जिससे उनके भी साथियों तक ये पेपर पहुंच सके और वो सभी इसका लाभ उठा सकें। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, Cr3+ आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान बोर मैग्नेट्रॉन में बताइए। तो देखो बड़ा सीधी बात है कि पहले तो आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के बाद उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल देना। तो आप ये पाओगे कि आपके पास एकमित इलेक्ट्रॉन अर्थात N की संख्या कितनी बचेगी? 3 बचेगी। उनमें से मतलब एकमित इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 3। अब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? म्यू बराबर √N+2 बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर N का मान कितना आएगा? 3। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर यहाँ आप N का मान 3 रखोगे तो म्यू का मान कितना आएगा? आप कमेंट्स में जल्दी से बता दीजिए। इतना मैंने आपको हल करवा दिया, इसको बहुत दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एकांताक्ष क्रिस्टल की अक्षीय दूरी पूछी है। तो एकांताक्ष क्रिस्टल होता है, उसकी अक्षीय दूरी की बात करें तो इसकी अक्षीय दूरी होती है A0 = B, B0 = C होती है। अब पूछा गया अक्षीय कोण। तो एकांताक्ष क्रिस्टल में जो अक्षीय कोण होते हैं वो अल्फा बराबर गामा होते हैं, जिनका मान 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा होता है वो नॉट इक्वल 90 डिग्री होता है। तो ये याद कर लेना। एकांताक्ष क्रिस्टल जालक की अक्षीय दूरी A0 = B, B0 = C होती है, लेकिन जब अक्षीय कोण की बात करते हैं तो ये अल्फा बराबर गामा होता है वो 90 डिग्री होता है, बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री होता है। इसके बाद आपसे अगला पूछा गया है कि फ्रैंकल और शॉर्ट की डोज में क्रिस्टल घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। तो बड़ा सीधी सी बात है, शॉर्ट की डोज होता है, इसमें क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। क्या आती है?
कमी आती है, जबकि फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंकल डोज में क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता और शॉर्ट की डोज में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको आपकी बुक में अभ्यास क्वेश्चनों के अंदर ये प्रश्न मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से हल कर लेना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 17 की, निकल शोधन की मान विधि को समझाइए। देखो बेटा, इस विधि के द्वारा उन कंपाउंड का शोधन किया जाता है जो वाष्पशील यौगिक बनाते हो। तो इसमें क्या करते हैं, निकिल को पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एक वाष्पशील कंपाउंड बन जाता है निकिल CO4। फिर इस निकिल CO4 को और उच्च ताप पे गर्म किया जाता है तो जिससे शुद्ध निकिल हमें प्राप्त हो जाता है। तो याद रखना कि निकिल शोधन की मान प्रक्रम के द्वारा निकिल धातु का शोधन किया जाता है। इसमें निकिल वाष्पशील कंपाउंड NiCO4 में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे अशुद्धियाँ वहीं की वहीं रह जाती है। फिर इसको और गर्म करने पर शुद्ध निकिल हमें प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछ रहा है कि Cr मैग्नीज Fe तथा CO की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, जबकि प्रत्येक आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो। मतलब इनके अंदर लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचनी चाहिए, 4। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो Cr हो जाएगा 2+, मैग्नीज हो जाएगा 2+, और यहाँ पर मुझे Fe और CO में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो Cr 2+ और मैग्नीज है वो Mn3+ होगा। मैग्नीज Mn3+, Fe3+ और कोबाल्ट CO4+ हो, तब उनके पास जाकर चारों में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इतना आपको लिखवा दिया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात है, किलेट संकुल किसे कहते हैं। तो बेटा, ऐसा संकुल जिसके बाद 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं। कितने? 2 या 2 से दाता परमाणु होते हैं, और ये दाता परमाणु धातु के साथ बंध बनाकर एक वलय का निर्माण करते हैं, उसे हम किलेट संकुल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल COF63 के चुंबकीय गुण व प्रचक्रण का प्रकार बताइए। तो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी ऑनलाइन क्लास में अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर अच्छे तरीके से करवाया था, जिसमें COF63- है कि चुंबकीय गुण और पृथक्करण के बारे में बताना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आपके सामने नज़र आ रहा है और उसके अंदर इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको नोट कर लें। ये मेरी क्लास का एक स्क्रीनशॉट लिया गया जो आपके यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे सामने रखा है। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट रख लीजिए और बाद में आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है पहला, होमोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं। बेटा, ऐसे संकुल जिनके सभी लिगेंड एक समान हो, ऐसे संकुल जिनके सभी लिगेंड एक समान हो। जैसे एग्जांपल अगर हम समझना चाहिए तो जैसे हम यहाँ लिख देते CONH3 तो इसमें सबके सब लिगेंड एमीन है एक। तो होमोलैप्टिक संकुल को उदाहरण से समझाए तो सही लगे, ऐसे संकुल होगी कि जिसमें सभी लिगेंड एक समान होते हैं, उन्हें होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। एग्जाम्पल CONH3 कोष्टक बन गया 3+। इसके बाद CrNH3 3H2O3
कोष्टक बंद Cl3 का IUPAC नाम लिखो। तो देखो यहाँ पर हमें NH3 को आप क्या कहते हो, NH3 को आप बोलते हो एमीन, H2 को बोलते एक्वा। तो पहले एमीन आता है तो क्या नाम कैसे लिखेंगे, 3 है तो यहाँ लिखेंगे ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा। अब संकुल धनात्मक है, धातु Cr, तो किसी जगह सीधा नाम लिख दो क्रोमियम, और इसका ऑक्सीकरण अंक होगा थर्ड कोष्टक के अंदर, और लास्ट में बच गया Cl। तो Cl को आप क्या बोलोगे, क्लोराइड, क्या बोलोगे, क्लोराइड। तो इसका सही नाम हो जाएगा ट्राई एमीन ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। फिर इसका अगला ऑप्शन क्या पूछा, इसमें संकुल आपको 2 संकुल दिए हैं और इनमें पूछा कि इनमें कौन सी समयावता पाई जाती है। तो ये बेटा हमने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था कि जब दो धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल हो, धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल हो, तो उसके अंदर उपसय संयोजन या इसी को हम बोलते हैं समन्वय संयोजकता। तो उसके तो उपसय संयोजन या समन्वय समाव्यता इनके अंदर पाई जाती है। अब यही उस जो अपना पिछला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20 का 8वां का अगला पार्ट आपके सामने दिया है। तो सीधी सी बात यहाँ समझना चाहे तो कि हेट्रोलेप्टिक संकुल को उदाहरण सहित समझाए तो बड़े सिंपल सी बात है कि हेट्रोलेप्टिक संकुल में ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। ऐसा संकुल जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो, जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एक से अधिक प्रकार के अलग अलग प्रकार के लिगेंड उपस्थित हो उसे हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे अगर इसी का अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि इसमें देखो ये लिगेंड अलग है और ये लिगेंड अलग है, तो आप ये एग्जाम्पल भी इसके अंदर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन, आयरन टेक्सा नहीं है बेटा, पेपर में काफ़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आयरन थर्ड दिया है, फिर हेक्सा आयनो फेरेट सेकंड कहा गया, इसका हमें सूत्र लिखना है। देखो बेटा आयरन थर्ड है तो इसका मतलब हो गया आपका कि ये जो आयरन होगा उसका ऑक्सीकरण अंक है वो +3 होगा, और यहाँ पर हेक्सासाइनोफेरेट तो Fe इसके साथ जुड़ा होगा Cn को साइनो बोलते कितने 6 कोष्टक में। अब देखो इसमें Fe2+ है तो -4 हो जाएंगे। अब इस संकुल को एक साथ लिखना है तो संयोजकता आपस में क्रॉस, ये यहाँ पे चली जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो पूरा क्या बन जाएगा आपका Fe4 कोष्टक बंद FeCN6 3, ये यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड का, सोचा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले सवाल में आपसे इनकी समयावता पूछी गई है। तो बड़ा सीधी सी बात है, ऐसे कंपाउंड में देखो ये NO2 और ONO कौन सा लिगेंड है, इनको हम उभयतंतुक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयतंतुक लिगेंड। और जिन यौगिकों में उभयतंतुक लिगेंड होते हैं वो कौन सी समयावता दर्शाते हैं, बंधक समयावता दर्शाते हैं। कौन सी समयावता दर्शाते हैं, बंधक समयावता दर्शाते। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम लिखें। तो बेटा सबसे पहले आइसोब्यूटिल जो ब्रोमाइड है वो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे CH3CH CH3CH2Cl। तो जब हमें इनका नाम लिखना है तो सीधी सी बात है ये 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला हो गई है,
काउंटिंग 1 2 3। अब देखो 1 पे Cl और 2 पे मेथिल है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 क्लोरो 2 मेथिल, और 3 कार्बन के लिए हम इस यहाँ शब्द का प्रयोग क्या करेंगे, प्रोपेन। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इसके लिए हम खे सकते हैं। इसके बाद वुड्स व्हिटिंग अभिक्रिया और फिडेल क्राफ्ट्स अभिक्रिया है। इन दोनों अभिक्रियाओं का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप ये अभिक्रिया ईजिली देख लेना। फिर इसी के अथवा वाले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड का IUPAC नाम लिखो। पर पिछले वाले क्वेश्चन में भी याद है कि ये वहाँ क्लोराइड नहीं करना, आपको ब्रोमाइड करना। तो जो नाम लिखा है, जहाँ आपने क्लोरो लिखा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रोमो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सीधा नाम लिख देता हूँ कि आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन करेंगे। 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन होगा। तृतीयक ब्यूटिल आयोडाइड का IUPAC नाम पूछा है, तो इसका जब हम IUPAC नाम लिखेंगे तो पहले स्ट्रक्चर बना ले। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3 CI है, तो I बना दिया। तो इसमें ये 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला हो गई। I भी 2 नंबर पे और मेथिल भी 2 नंबर पे। I में I शब्द था, तो पहले I लिखेंगे कि 2 आयोडो 2 मेथिल और 3 कार्बन की श्रृंखला के लिए प्रोपेन। तो इसका IUPAC नाम हो गया 2 आयोडो 2 मेथिल प्रोपेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक है तो वेग व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये मैंने पहले भी कहा कि शून्य कोटि या प्रथम कोटि में से एक आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट है वो मैंने, इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, पूरा डिटेल से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। आप वहाँ से उसको नोट कर सकते हो। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व्यंजक की गणना आप कैसे करोगे। इसके बाद ये न्यूमेरिकल है वो आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे अभ्यास क्वेश्चनों के रूप में, तो वहाँ आप उसको इजीली समझ के हल कर सकते हो। इसके बाद इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए, सक्रियण ऊर्जा पर उत्प्रेरक के प्रभाव को दर्शाने वाला आरेख बनाइए। तो ये भी आपकी स्क्रीन के सामने है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दर्शाए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन को मैंने इस चैप्टर के केवल 2 ही न्यूमेरिकल हल करवाए थे और दोनों में से एक न्यूमेरिकल ये आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट भी आपकी स्क्रीन के सामने है, वहाँ से आप इसको देख के इसको नोट कर सकते हो। देखा जाए अदर डिस्ट्रिक्ट की तुलना में देखा जाए तो आपका ये हाफ ईयरली का पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड का और काफ़ी अच्छी मेहनत करके बनाया गया है। 1-2 क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पेपर काफ़ी आपका अच्छा है और इस प्रकार क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते। तो उम्मीद है कि आपने अपने पेपर का मिलान कर लिया होगा। धौलपुर वाले सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसी के साथ अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।